गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक कृतिका के अंतर्गत द्वितीय अध्याय मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया। हमने पिछली कक्षा में देखा कि किस तरह से परदादी की मन्नत के नतीजतन इनकी माँ के एक के बाद एक 5 पुत्रियों का जन्म हुआ। तत्पश्चात एक भाई का जन्म हुआ। दूसरे घटनाक्रम हमने देखा चोर का, कि किस तरह से चोर इनके घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुसा परंतु पकड़ा गया और किस तरह से उसे मनाकर चोरी का रोमांचक धंधा छुड़वा दिया और उसे खेती के काम में लगा दिया। उसके बाद हमने देखा लेखिका अपनी बहनों का चित्रण कर रही है और बता रही है कि तीन बहनें और एक भाई, इन 6 में से लेखन कार्य की ओर अग्रसर हो गए। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब आगे देखिए पेज नंबर 22। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ने वाले होते तो इसको आलोचना बुद्धि का साक्षात्कार करना पड़ता। मतलब इसकी रचना को पढ़ करके उसका क्रिटिसाइज़ किया जाता, उसमें कमियां निकाली जाती, इसलिए ये उससे बची रही। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर, अभी अपने बारे में नहीं, अपने बहनों के बारे में बात कर रही है। खैर, मैं अपनी नहीं, अपनी उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, यानी अवकाश की, समय की आवश्यकता ज़्यादा हो। समझ में आता है, जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें 1.25 शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से मना कर देती, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि गाड़ी में बैठकर रास्ता पार करना सामंतशाही का प्रतीक था, यानी पैसे वाले होने का प्रतीक था। और शायद था भी सही, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ प्यार का भी परिणाम था कि वो अपनी जिद पूरी करती थी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते भूनते, क्योंकि माँ का तो कोई इंटरेस्ट नहीं था और पिता सब जिम्मेदारियों को उठाते थे तो वो कुड़ते और भूनते। जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा, यानी धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र भी मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। इस बात से पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था, मतलब वो परीक्षा भी नहीं देना चाहती थी। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है तो मैं एग्ज़ाम दूंगी, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन उसको कोई भी तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने
उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है कि हम कह रहे हैं पढ़ना है तो पढ़ो, कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वो माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वो मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वो लोगों को हंसाए भी रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। अब तीसरे नंबर की बहन चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम आते और उसके शागिर्दों के यानी शिष्यों के ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसके शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। यह भी उसके जिद्दीपन का नमूना था। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था, पर उसका कहना था वो जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती भी क्यों? उसने कहा कि मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ हो करके रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर उसने पहले अर्थशास्त्र से एमए किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की और पास हुई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे वो लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने की बीमारी उसने भी लगा दी। इस तरह से वो बहन भी लेखन की ओर अग्रसर हो गई। एक बात हम सब में एक सी रही, वो क्या थी ये महत्वपूर्ण अंडरलाइन करना कि घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो परंतु परिवार को तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, यानी तलाक भी नहीं लिए। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो पर कगार तोड़ करके डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही थी। और किस बात पर अंडरलाइन करना कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। अब लेखिका के जिद्दीपन के नमूने देखिए आप। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही। ये 2 घटनाएं इनको महत्वपूर्ण मानते हुए आपको याद रखना है, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए अकाल राहत कोष के लिए। उनके माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। तो इसने लोगों से राय ली और लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से, जो ईसाई मिशनरीज का हेड था, उससे दरख्वास्त की यानी प्रार्थना की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। तो मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार यानी आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने क्या कहा, देखिए कि हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता
रहेगा। तो लेखिका को गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए और बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी तो थी, पर 100% सच थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। अंडरलाइन कर लेना इसको, प्रश्न का उत्तर भी बनेगा। वहाँ के अनेक मेहनती और किसके लोगों की मदद से यह व्रत भी पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े और बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात यानी प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका हुआ है। अपनी राह खुद तलाशता रहा है, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। मतलब वो कैसे, जिद्दीपना या परंपरा से हटना, ये बातें उसमें थी, वो बताई जा रही है। दिल्ली की खासियत ये रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले परनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से यानी पहली मंजिल से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर लगा हुआ था और स्कूल में भी रहा होगा, परंतु बारिश के चलते वो ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था, पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वो बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वो वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा कि हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस प्रकार से सारी बहनों के व्यक्तित्व का चित्रण यहाँ पर किया गया। धन्यवाद।